इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। फॉक्सो कट कट कर दो अंकल। फॉक्सो क्या? कौन सा कट? फॉक्सो कट। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि एकदम छोटा छोटा बाल करना है। अरे अंकल, फॉक्सो कट में एकदम बारीक बाल होता है, लेकिन स्टाइल में होता है। स्टाइल वाला कट करना है ना, तो पहले अपनी मम्मी से बुलवाओ। अरे अंकल कर दो ना, कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। आपका स्टेटस देखा हमने, एकदम आलिया भट्ट एक्ट्रेस दिख रही थी। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम तो बोल रहे थे अपने नए हेयर स्टाइल के साथ तुम भी स्टेटस चेंज करने वाले हो। वो हमने सोचा हेयर स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, लेकिन स्टेटस जरूर चेंज करेंगे। ये देख, चंदन के पेड़ से सांप फिसल कर गिर गया। हाथी की चोटी गायब। ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? और वैसे है कहाँ आरती? आज कॉलेज नहीं आई? इस बिल्डिंग का काम काफी दिनों से बंद है सर। हम यहाँ समय समय पर राउंड लगाते रहते हैं और हर चीज को चेक करते हैं। लड़की जिंदा, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन खून काफी बहा हुआ है, शायद किसी और चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, शायद कोई और वेपन मिले। और लोगों से पूछताछ करो, कोई इसे जानता है क्या? ओके सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर। सच में इस लड़की को यहाँ पर कोई नहीं जानता, और ना ही हमने इस लड़की को यहाँ पर लाते हुए किसी को देखा है सर। ठीक है त्यागी, इन सब का नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करो। सर उस पत्थर के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, और उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कहीं नहीं है। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गार्ड के अलावा आसपास में सिर्फ लेबर क्लास के लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता। लेकिन ये लड़की देखने में लेबर क्लास की नहीं लग रही है। सर हो सकता है ये लड़की इस एरिया की हो ही ना, और ये एरिया काफ़ी सुनसान भी है सर। अंधेरा होने के बाद ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है इसी बात का फायदा उठाकर कोई पर्पसली से यहाँ लेके आया हो। इस लड़की के कपड़े काफी फटे हुए थे, मुझे लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा और फिर इसे जान से मारने की कोशिश की गई होगी। किलर को लगा होगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की जिंदा थी।
एंड नाउ आई रियली होप कि डॉक्टर्स इसकी जान बचाने में कामयाब हो जाएं। आरती अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पर पुलिस उसके नाम और पहचान से अनजान थी और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आरती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। वहीं उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी कि आरती कोमा में जा चुकी थी। लड़के की बॉडी में मल्टीपल वाउंड्स हैं और सर तो बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई भी उसको देखता तो वो मरा हुआ मान लेता, लेकिन आई मस्ट से कि नॉट ओनली गॉड सेव्ड हर बल्कि आप लोगों के एफर्ट्स ने भी उसको बचाया कि वो जिंदगी अभी तक लड़ रही है। बट आई विल अप्रिशिएट यू एज वेल डॉक्टर। मुझे ये बताइए कि बाकी चोटों के अलावा रेप का कोई साइन है? नहीं, रेप का कोई साइन नहीं है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो और उसकी उम्र कोई 18 से 20 साल। तो ये लड़की कोमा से बाहर कब तक आ पाएगी? ऐसे केसेस में कहना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी तक उसकी पहचान भी नहीं करवा पाए हैं, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लें? नो, उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, इट विल बी वेरी रिस्कियर। लेकिन सर इस कंडीशन में हॉस्पिटल का खर्चा? देखिए, उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट अबव ऑल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हमें नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती इस तरह की से हो जाएगी, लेकिन स्वीटी जरा बाहर आना। एक मिनट। आई माँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? चिनू, चिनू बेटा। आया पापा। सर, हमने उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सर, हमने उस लड़की का फोटो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो उसकी पहचान पता चल सकती है। लेकिन पता हमें उस आदमी का भी लगाना है जिसने उस लड़की को उस हालत में पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर्डर करने की कोशिश की गई। उस एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप करो और उस लड़की की करंट फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, पर सोशल मीडिया और न्यूज की मदद लेने के बावजूद उसका कोई करीबी सामने नहीं आया था। दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी और दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया था। एक तरफ पुलिस आरती की कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वहीं उसके गुनहगार का पता लगाने के लिए एरिया के हिस्ट्री शीटर्स और उठाईगिरों को राउंड अप किया जा रहा था। लेकिन आरती किसके अपराध का शिकार हुई होगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। 30 दिन गुजर चुके थे, पर उसकी पहचान का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था और ये केस एक ब्लाइंड केस नजर आ रहा था। ये केस चाहे जितना भी ब्लाइंड हो, लेकिन उस लड़की के होश में आने की उम्मीद अभी भी कायम है। उस लड़की का बयान अब भी इस ब्लाइंड केस को रोशनी दे सकता है। जी डॉक्टर यादव। गुड न्यूज़ है सर। सर, लड़की ने सेंसेस गेन करना शुरू कर दिया है, उसकी आई बॉल में मूवमेंट है और उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया सर। हालांकि उसकी आंखों से अक्सर आंसू ही निकलते रहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से सेंसेस में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसे बोलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बयान पे डिपेंडेंट है। सर, कह नहीं सकता, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आरती की खामोशी में दर्द का अंबार था और अपनी पीड़ा को वो शब्द भी नहीं दे पाती थी। लेकिन डॉक्टर्स की एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस अब उसका बयान लेने की कोशिश कर रही थी। पर क्या उसका कहा, उसकी पहचान और उसके अपराधी तक पहुंचने में उसका बयान मदद कर पाएगा? बताइए, क्या नाम है आपका? ये सिर्फ अपना नाम नहीं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये शायद किसी को मिस कर रही है। हो सकता है आप जिसे मिस कर रही हैं वो भी आपको मिस कर रहा हो। आप पापा मम्मी को याद कर रही हैं? बताइए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। छोटू आपका बेटा है? क्या उम्र होगी छोटू की? मेरे ख्याल से इनको ठीक से याद नहीं है, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब गेस करते हैं
आप बताना हम में से कौन सही है। डॉक्टर यादव, मुझे लगता है छोटू 1 साल का होगा, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से 1.5 साल का भी हो सकता है, नहीं? सर छोटू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 2.5 साल का। 10 साल। 10 साल? और छोटू आपका बेटा है? छोटू के पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति? छोटू के पापा का क्या नाम है? अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। सर इस लड़की की उम्र 18 या 20 साल से ज्यादा नहीं होगी और ये बोल रही है कि इसका एक 10 साल का बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है उसके बेटे की उम्र 10 साल। नॉट पॉसिबल। 10 साल का बच्चा नहीं, उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसका, बच्चा डिलीवर करने की बात बहुत दूर है, उसने आज तक कभी कंसीव ही नहीं किया। तो फिर ये छोटू होगा कौन जिसे ये अपना 10 साल का बेटा बोल रही है? वो ट्रॉमा में है, वो वही बोल रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसे अपना बोला सच लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि वो किसी भी बच्चे की माँ नहीं है मेडिकली। लेकिन डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिस बच्चे की बात कर रही है ये उसकी सौतेली माँ हो सकता है इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हुई हो जिसका पहले से ही 10 साल का बच्चा था और उसका नाम छोटू है। चीनू, चीनू, आए मम्मी। क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है ये तुमने? घंटों तक करते क्या रहते हो तुम बाथरूम में? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? आज चीनू फिर 1 घंटे से बाथरूम में घुस के बैठा हुआ है। हाँ तो तुमने मारा होगा उसे, इस डर से वो बाथरूम में घुस गया। हाँ, हम तो माँ है ही नहीं, हम तो जल्लाद हैं। अरे इतनी तरफदारी मत कीजिए उसकी, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। क्या? चिनू, आप 1 घंटे से बाथरूम में थे, क्या कर रहे थे? हमारे पेट में दर्द था। फिर झूठ बोल रहा है ये। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे बेटा, तो आपके पेट में दर्द था तो आपको मम्मी को बताना चाहिए था ना। बोला तो था, लेकिन ये फोन पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने गुस्से से कहा हमारा दिमाग मत खा, जाकर अपने पापा को बोल। दिख रहा है मुझे तुम कितनी अच्छी माँ हो। तो तुम कौन से अच्छे बाप हो? तुम्हारी वजह से तो बिगड़ रहा है ये। हमारी वजह से बिगड़ रहा है? हमारी वजह से बिगड़ रहा है और अपने आप को माँ कहती हो तुम? किस्मत खराब है हम दोनों की जो तुमको झेलना पड़ रहा है। चलो सुनो, आइंदा इस पर हाथ मत उठाना तुम। इसे इतना सर पे चढ़ा के अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, पछताओगे एक दिन। सर अगर वो लड़की 10 साल के छोटू की सौतेली माँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति के धोखे का शिकार हुई हो? शायद इसलिए उसका पति उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया। मिश्रा, होने को तो कुछ भी हो सकता है उसके पति ने उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा हो, या फिर उस लड़की का कोई करीबी हो ही ना। चांसेस इस बात के भी हैं कि उस रात उस लड़की के साथ साथ उसके किसी करीबी को भी मारने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का छोटू उस रात इसके साथ ही था और इस लड़की को घायल करके छोटू को अगवा कर लिया गया? ये लड़की हमें 2 अगस्त को मिली थी। मिश्रा, पता करो 2 अगस्त के आसपास किसी 10 साल के बच्चे की लाश मिली है या कहीं कोई मिसिंग बच्चा बरामद हुआ हो जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की हो? इससे हमें छोटू की कोई लीड मिल सकती है। सर हालांकि उस लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोला उसके बोलने के लहजे को नोटिस किया सर आपने? मतलब? 1 मिनट सर, ये सुनिए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। सर उसने छोटू को छुटुआ और हे को हाई प्रोनाउंस किया। सर ऐसी बोली यूपी में बोली जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूपी का, कन्नौज का, उसका बोलने का लहजा भी सेम ऐसा ही है। सर हो सकता है कि ये लड़की कन्नौज के किसी एरिया की हो। हेलो। हेलो कांचा दीदी, कैसे हो आप? आकांक्षा, सॉरी इट्स रॉन्ग नंबर। हेलो। हेलो कांचा दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया?
यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती, आपने गलत नंबर डायल किया है। हमने तो 87676044 पे फोन लगाया है। हाँ, ये नंबर हमारा है, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपका नाम क्या है दीदी? बताइए, क्या है आपका नाम? पारुल। देखो बेटा, यहाँ कोई आकांक्षा दीदी नहीं रहती है। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल आकांक्षा दीदी जैसी है। बट हम आकांक्षा नहीं है। तो क्या हुआ? लेकिन आप दीदी तो हो, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हम पक्का आपको आपके छोटू से मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटू के साथ कहाँ रहती थी। आपका घर तो कन्नौज में है ना? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ रहती थी आप? कन्नौज। 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 आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस बारीक से बारीक सूचना को एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन आरती वाकई किसी 10 वर्षीय छोटू की सौतेली मां होगी, इस रहस्य का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका कन्नौज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। सर, कन्नौज टेरिटरी में 3 तहसील हैं, छिबरामऊ, तिवागंज और मैन कन्नौज, और इन तीनों तहसील में कुल मिलाकर 257 गांव और कस्बे हैं और 9 थाना क्षेत्र हैं। सर, मैंने सभी थानों में उस लड़की का फोटो सर्कुलेट करवा दिया था, लेकिन वहां पर उस लड़की से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सर, इस बात के भी पूरे चांसेस है कि शायद किसी ने जानबूझ के उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई हो। एक कोशिश और करके देखते हैं। उस लड़की के सामने इन 257 गांव और कस्बों का नाम लेकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। हो सकता है उसे अपने गांव का नाम याद आ जाए। राइट सर। आप यही सोच रही है ना कि आप घर कब जाएंगी, घर वालों से कब मिलेंगी, है ना? देखिए, आपके इंतजार का समय अब खत्म हो गया। हम एक ऐसी जादू की झड़ी घुमाएंगे कि आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अकबरपुर में तुम्हारा घर है, मुस्तफाबाद, असह, बारामऊ, बंगेर, बारका गांव। पुलिस की यह कोशिश अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं थी, पर क्या यह कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? किशनगंज, गुरसाईगंज। गुरसाईगंज तुम्हारा गांव है, वही तुम्हारा घर है। सर, गुरुसाहिबगंज को वहां के लोकल लोग गुरुसाहिबगंज प्रोनाउंस करते हैं। अगर उसने इस नाम को रिकॉग्नाइज किया है तो हो सकता है वो लड़की गुरुसाहिबगंज गांव की। नहीं सर, वो गांव नहीं है। गुरुसाहिबगंज कन्नौज का ही बड़ा कस्बा है जो गुरुसाहिबगंज थाना क्षेत्र में आता है। अरविंद, गुरुसाहिबगंज चलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, आपका फ़ोन आने के बाद से ही हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। सर, इस लड़की की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन पांडे जी, अब जरा कोशिश लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये लड़की यहाँ गुरुसाहिबगंज की रहने वाली है। अगर इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती तो हम इसको अपने साथ ले आते और इसका घर ढूंढने की कोशिश करते। पर सर, आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। पांडे जी, या तो इस लड़की के माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं या हो सकता है इसका पति यहाँ का है। सर, ये शादीशुदा है? जी, और इसने एक बच्चे का नाम भी लिया है, छोटू। शायद ये उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि छोटू की उम्र इसने 10 साल की बताई है। अब जाहिर सी बात है, इसके पति की उम्र इससे 15-20 साल ज़्यादा तो होगी, और अगर इसके माँ बाप यहाँ के हैं तो इसने यहाँ के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो की होगी। ठीक है सर, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पर काम करेंगे। शायद आप लोगों की तलाश यहाँ गुरुसाहिबगंज में खत्म हो जाए।
आरती सिंह। गुड जॉब पांडे जी। तो आखिर आपने पता लगा ही लिया कि उस लड़की का नाम आरती सिंह है। आरती नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह और ज्योति सिंह की बेटी आरती गुरसाहिबगंज गंधर्व महाविद्यालय की बीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। याद आ रहा है? आरती बेटा उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या है माँ, 10 मिनट और सोने दो ना। उठ जा आरती, पापा पार्क से आने वाले हैं। आके देखा ना तो अब तक सो रही है, तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ज्योति, तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? चलो चाय बना के लाओ। हाँ, आरती हमारी ही बेटी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? और आरती कब से आपके साथ नहीं रह रही? लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पिछले 4 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई है? और आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सर, वो बात दरअसल ये है कि आरती 4 महीने पहले भाग गई थी यहाँ से। भाग गई थी? किसके साथ? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं है या कुछ छुपा रहे हैं? और पिछले 4 महीने से आपकी बेटी गायब है, लेकिन आपने उसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। हम ऐसा कुछ भी करते तो हमारी खानदान की बदनामी होती। अपनी बदनामी की फिक्र है, बेटी की नहीं है। आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। सर, पहले तो आरती के बाप ने आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की और अब उसके आगे रोकर अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा है। सर, कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के बाप ने उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवा दी हो जिसका ऑलरेडी 10 साल का बच्चा हो? आरती और उसके पेरेंट्स के बारे में और अच्छे से पता करो। और मिश्रा, जब इन दोनों का रोना धोना खत्म हो जाए, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आओ। सर। अरे हमारे पति तो रोज कहते हैं कि हमसे शादी करके पछता रहे हैं। हमारे बेटे को भी ऐसा बना दिया कि हमसे ही बगावत करता है। चीनू, हम बाद में कॉल करते हैं। कहाँ जा रहा है? बाथरूम नहीं जा रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? खेलने। हमसे पूछा तूने? नहीं। कहीं खेलने वेलने नहीं जाना है? चलो अपना होमवर्क खत्म करो पहले। किसको फोन लगा रहा है? हेलो पापा, मम्मी ने हमें फिर से मारा। सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर आरती के भागने के बाद रिपोर्ट नहीं करा है। लेकिन सर, अब हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है। कहीं आपकी गलती ये तो नहीं थी कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आरती ये क्यों बोल रही है कि उसका 10 साल का बेटा है? क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊंगा। सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो भागने के बाद कहाँ गई ये भी हम नहीं जानते। करीब 4 महीने पहले हम सुबह आरती को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। आरती, आरती के पापा, आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ?
आरती घर में कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए। सर, उसके गायब होने का रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागी थी, बल्कि घर से 2 लाख के गहने और 25,000 रुपये भी गायब थे। अब अपना किया छुपाने के लिए अपनी बेटी को चोर भी बोल रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन भूले भटके सही सलामत शायद वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। आपने कहा कि आरती फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर दीजिए। आरती का मोबाइल नंबर पता चलते ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे। आरती के माता पिता शक के घेरे में थे। उनकी आरती से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाने लगी। सर, इन लोगों ने आरती की शादी की होगी ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आरती का बाप एक नंबर का लालची और घमंडी इंसान है। आरती को मारता भी बहुत था। हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हें खुली छूट दे देंगे। आज इतनी लेट क्यों आई? बोल। आरती, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। बता ना, अरे बता। तो तू यहाँ पढ़ नहीं रही है, भजन कर रही है। क्या काजल, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो अपना तुम खुद उड़वाती हो। 5.25 फीट की हाइट और ये 3 फीट की चोटी, ऊपर से माथे पे चंदन का टीका। खुद को बदलती क्यों नहीं? क्या करें, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, जो पापा कहते हैं वही करना पड़ता है। कल आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी हम सच में बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, प्लीज बाय। सर, आरती का जो नंबर उसके पेरेंट्स ने दिया था वो नंबर 4 महीने पहले गुरु साहेबगंज में बंद हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर, ये नंबर बंद होने से पहले आरती की किसी राकेश शर्मा से काफी बातें होती थी। राकेश शर्मा? हाँ सर, ये राकेश शर्मा। सर, इसका नंबर अभी बंद है, लेकिन इसका ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ? क्या बात है चीनू, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका। इतना लाड करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। खुद को देखो जरा, जीना आराम कर रखा है तुमने। राकेश शर्मा जी। हेलो विनीत, राकेश को पुलिस लेके गई है। सर, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमने किया क्या है? 2 अगस्त तिमारपुर दिल्ली, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने एक कांड किया था। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। तेरे नंबर से इस लड़की को लगातार फोन होते थे और तू कह रहा कि तुझे जानता भी नहीं है। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को फोन ही नहीं किया है। तेरा दूसरा नंबर बंद क्यों है? हमारा फोन चालू है, 44763289। आप लगा के देख लो ना। इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर की बात कर रहा हूँ जिससे तू आरती को कॉल किया करता था, 4453666891। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नंबर हम इस्तेमाल ही नहीं करते सर। ये नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हमें जरूर कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसाएगा तुझे? कौन दुश्मन है तेरा? हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और 2 अगस्त को तो हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कोलकाता गए हुए थे। मम्मी, पापा को पुलिस क्यों लेके गई? दीदी, क्या हुआ, कुछ पता चला? दीदी वो जीजा जी, आप थोड़ा साइड में आइए ना। क्या? सर, राकेश शर्मा का एक 10 साल का बेटा भी है, चीनू। ये उसका फोटो सर। कहीं ये चीनू ही तो छोटू नहीं है जिसके बारे में आरती बात कर रही है? हो सकता है राकेश ने आरती को शादी के सपने दिखाए हों और आरती इसी चीनू को छोटू समझ रही। लेकिन सर, ये चीनू राकेश और उसकी बीवी पूनम का बेटा है, और मैंने पता किया कि ये राकेश अपनी बीवी और चीनू के साथ ही रह रहा था। तो फिर आरती से उनका कनेक्शन मुझे नहीं लगता सर। अरविंद, राकेश का वो नंबर जिससे वो आरती को कॉल करता था और उसका दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और राकेश से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। राकेश की बीवी और उसके बेटे चीनू से बात करते हैं और वहाँ दिल्ली में मिश्रा से कहो कि आरती से राकेश और उसके बेटे के बारे में बात करें। ओके सर। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें दिल्ली लेकर गया था? क्या इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? पहचानने की कोशिश करो,
इसका नाम राकेश है। अच्छा, और इस बच्चे को जानती हो? यही छोटू है ना? आरती ने जिस 10 वर्षीय छोटू को अपना बेटा बोला था, उसके चीनू होने का कोई प्रमाण नहीं था और राकेश से जुड़ी जानकारियां इस केस को और उलझाने वाली थी। इस एड्रेस को कंफर्म करो। सर, राकेश 1 से 5 अगस्त के बीच अपने ऑफिस के काम से कोलकाता में ही था। मैंने उसकी एलिबाई भी चेक की। लेकिन राकेश के फोन से आरती को फोन तो होते थे। सर, राकेश ने जो नंबर हमें दिया था वो 1 से 5 अगस्त के बीच कोलकाता में ही एक्टिव था। ये देखिए सर। और राकेश का जो नंबर हमें आरती के कॉल रिकॉर्ड में मिला वो 1 और 2 अगस्त को बंद था। अगर राकेश कोलकाता में था तो हो सकता है उसने किसी और से आरती को मरवाने की कोशिश की हो। सर, राकेश के जो दोनों नंबर्स हमारे सामने आए, मैंने पता किया उन दोनों नंबर्स का लोकेशन पैटर्न सिमिलर नहीं है। मतलब कई बार उन दोनों नंबर की लोकेशन एक ही टाइम पर अलग अलग जगह की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पॉसिबल है सर। और एक बात सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर राकेश के अरेस्ट होने से पहले तक भी एक्टिव था और उस नंबर से इन 2 लड़कियों को लगातार कॉल होते थे, स्वीटी और पारुल। इन दोनों के नंबर्स लखनऊ के अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, स्वीटी का फोन फिलहाल अभी बंद है लेकिन ये पारुल का नंबर अभी भी एक्टिव है। सर, ना हम आरती को जानते हैं, न स्वीटी को, न पारुल को। सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है सर। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुझे फंसाएगा? और जो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है वो कोई और कैसे यूज कर सकता है? वही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद, फिलहाल इस राकेश को जाने दो, लेकिन इसकी हर एक्टिविटी में नजर रखना। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सामने आ जाएगा। और इसके दोनों नंबर्स जिन जिन लोकेशंस पर एक्टिव रहते थे उन सभी लोकेशंस को ट्रैक डाउन करो। ओके सर। स्वीटी यहीं रहती है? हाँ सर, पारुल मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें पारुल से मिलना है। कहाँ है वो? सर, स्वीटी 3 दिन से गायब है। वो घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और 1 मिनट सर, चिट्ठी छोड़ गई है। हाँ सर, हमें उस नंबर से कॉल तो आते थे, बट कोई राकेश शर्मा नहीं, सोनू नाम का बच्चा हमसे बात करता था। सोनू? हाँ सर, एक बार उसने हमें गलती से फ़ोन किया था। हमने कहा कि रॉन्ग नंबर है, बट फिर उसके बाद वो मुझसे ज़िद करने लग गया कि आप प्लीज़ मेरी दीदी बन के मुझसे बात करिए। तो मुझे भी लगा छोटा बच्चा है, ठीक है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 4-5 बार उससे बात करी, बट उसके बाद फिर वो मुझसे मिलने के लिए ज़िद करने लग गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, उसके फ़ोन कॉल्स भी बढ़ गए, तो फिर मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल हो रहे थे मैंने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक डाउन की। सर, वो नंबर ज़्यादातर लखनऊ के इंदु नगर में एक्टिव रहा है जहाँ पे राकेश के बेटे चीनू का स्कूल है। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ठीक है, तुम उनका पीछा करो और देखो कहाँ जा रहे हैं। सर, अभी अभी राकेश अपने बेटे चीनू के साथ घर से कहीं निकला है। हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। अरविंद, हो सकता है राकेश ही अपने बेटे से फ़ोन करवा के उन लड़कियों को फंसवाता हो। चीनू ने अपना नाम सोनू बता के पारुल से बात की और आरती के लिए वो छोटू बना। हो सकता है चीनू ही छोटू है। पारुल ने बताया था कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता था, लेकिन पारुल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है आरती उसकी बातों में आ गई हो और वो मिलने चली गई हो और उसके साथ वो सब कुछ हो गया। सर, स्वीटी भी 3 दिन से गायब है। मतलब वो चीनू का कहने पर ही उससे मिलने गई होगी और वो 3 दिन पहले अपने घर से गहने और पैसे लेकर गई थी और 4 महीने पहले आरती भी अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागी थी। सर, आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कहा होगा जो ये दोनों लड़कियां अपने घर से इतना सारा पैसा और गहने लेकर भागी? अब ये तो राकेश ही बताएगा।
पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब तो पीयूष अंकल ने किया है। पीयूष अंकल कौन? वो एक मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। साहब, पीयूष हमारे यहाँ सेल्स बॉय था। 4 दिन पहले छुट्टी लेके अपने गांव गया। बोला उसकी माँ बीमार थी। कौन सा गाँव है उसका? मैंने एक दिन पापा से मोबाइल मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने पापा के पर्स से पैसे चोरी किए और पीयूष भाई की दुकान पे आके मोबाइल लिया। भैया, मुझे 3000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटा 3000 रुपये में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं आता है। हाँ, तुमको एक पुराना फ़ोन दे सकता हूँ मैं, लेना है? चलेगा तो। लेकिन फ़ोन के साथ साथ सिम कार्ड भी लेना पड़ता है, वो कैसे लोगे? उसके लिए मैं मेरे पापा का आधार कार्ड लाया हूँ। उन्होंने हमें सिम और मोबाइल दिया और कहा अगर हम उनके लिए इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो हमारे पापा को नहीं कहेंगे। तो वो हमें नंबर देते गए और हम उनसे बात करते गए। आरती दीदी, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हमारी कोई दीदी नहीं है। भाई तो कोई हमारा भी नहीं है छोटू, लेकिन आप हमें दीदी क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आरती तुम्हें छोटू समझकर तुमसे बात करती थी और वो तुम्हें अपना छोटा भाई भी समझती थी। और पीयूष भैया हमारे बड़े भैया बन के उनसे बात करते थे। क्या बात करते थे? पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो रात को मोबाइल लेके जाते थे और सुबह लौटा देते थे। तो ये पीयूष स्वीटी और पारुल से भी बात करता था? नहीं, वो पारुल दीदी से बात नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि पारुल दीदी को मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो स्वीटी दीदी से बात करते थे। और जब आप पापा को लेके गए तो वो सब मैंने पीयूष भैया को बताया। क्या? तू ऐसा कर, तू वो फोन फेंक दे और बेटा किसी को कुछ बोलना मत, ठीक है? हाँ। लेकिन ये सब तो मैंने पापा को बताया था। सर, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब कुछ चीनू की गलती से हुआ था। हमें डर था कि आप लोग चीनू को परेशान करेंगे। पुलिस अब पीयूष के गांव को लोकेट कर चुकी थी, जहां से उसके घर का पता चला, लेकिन वहां भी उनके हाथ असफलता ही लगी। और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना खबरी नेटवर्क अलर्ट किया और पीयूष के एक ठिकाने का पता चला। तुम बहुत अच्छे हो छोटू, तुमसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हमारा भी कोई है जिससे हम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। दीदी, क्या आप मेरे भैया से बात करोगी? भैया से? मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। साहब एक बार हम गलत नंबर पे रिचार्ज कर दिए थे साहब, और जब हमने उसका डीपी देखा तो साहब उसमें आरती की फोटो थी। साहब पारुल और स्वीटी का नंबर हमको इसलिए मिल गया था क्योंकि साहब वो हमारी दुकान पे रिचार्ज कराने आती थी साहब। सब चीनू की मदद से हम आरती से बात करने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद से करते थे साहब। आरती की जिंदगी में बहुत दुख था साहब, तो हम उसको झूठा हमदर्दी देते रहते थे और वो हमको अपना दिल दे बैठी। हमारे पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी है और माँ की वो सुनते नहीं है। अगर यहाँ और रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने वरने की बातें मत करो यार, और तुमको चोटी काटना है ना तो काट दो, और जैसा बनना है वैसे बन के रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा हमें जान से मार देंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ठीक है? और जैसा बनना चाहती हो वैसे ही बन के आओ। हम है ना, हम रखेंगे तुमको खुश। साहब वो हमारी बातों में ऐसे आई कि
अपने घर का सारा कैश, सारा गहना सीधा हमारे पास लेके आ गई। लेकिन चीनू को तो आरती अपना भाई मानती थी, फिर उसे अपना बेटा क्यों बोल रही थी? अब हमने बोला था उसको, हमने कहा था कि चीनू भले ही हमारा छोटा भाई है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद वो हमारे बेटे जैसा है और उसको बेटे की तरह ही पालेंगे। सब ये सब सपना दिखाया हम उसको, और वो नहीं जानती थी साहब कि हमारे मन में क्या था। साहब हमने उसके साथ वहाँ पे 3 दिन गुजारे और फिर हम उसको वापस घर जाने के लिए बोलने लगे। साहब वो ऐसे हमारे गले पड़ गई कि हम उसको और नहीं घुमा पाए साहब। हमने उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ मंदिर में जाके शादी भी की, लेकिन हम उसके साथ फंसना नहीं चाहते थे साहब। तो कुछ दिन हमने उसको सुल्तानपुर के घर में रखा, फिर एक दिन बोला कि हमको दिल्ली में नौकरी मिला है, वहीं चल के रहेंगे, और दिल्ली में हम उसको तिमारपुर ले आए। हमें लगा वो मर गई होगी। प्यार एक एहसास है, पर शायद आज की पीढ़ी के लिए प्यार मानो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना है। न सिर्फ संबंध बनाना, बल्कि विकृत मानसिकता के चलते उसका वीडियो भी बनाया जाता है। आज ये किस्से आम है कि किसी ने विश्वास में लेके वीडियो बनाया और उसी विश्वास का मजाक उड़ाते हुए फायदा उठाने की कोशिश की, और जो इस जाल में फंस जाता है वो हर कदम पर हर किस्म की तकलीफ उठाता है। कई बार ये तकलीफ इस कदर बढ़ती है कि इंसान अपनी जान देना ही ज्यादा वाजिब समझता है। कोई है? पायल, भाई साहब मेरी मदद करो। मेरी वाइफ को बहुत चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ है? ये तो पुलिस का लफड़ा है भाई साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप पुलिस को फोन करो, वही कुछ करेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस आने तक ये मर जाएगी। इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मैं तुम्हें आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको लेके जाते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर। नर्स, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये नॉर्मल इंजरी नहीं है। जी डॉक्टर। पायल मंत्री नाम की औरत है, उसकी ओपीडी में ट्रीटमेंट चल रही है। उसको हॉस्पिटल कौन लेके आया? सर उसका पति राघव मंत्री वहां पर बैठा है।
शुरुआती एग्जामिनेशन के बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि पायल का रेप हुआ है शायद, और बहुत बुरी तरह से मारा गया है। फिलहाल कंडीशन बहुत बुरी है और पेशेंट बेहोश है। डॉक्टर, जैसे ही विक्टिम को होश आ जाता है आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। हाँ साहब, ये मेरे पास आए और बोले इनकी बीवी को बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। पर साहब जैसे ही मैंने जाके उनको देखा, इनको बोला कि पुलिस को बुलाओ, पर साहब ये बहुत रोने लगे। ये इतना ज्यादा रो रहे थे साहब, मेरे को तरस आ गया। ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना नंबर कदम को देके जाना। जी साहब। सर, पायल को कोई ब्लैकमेल कर रहा था सोशल मीडिया पे, अलग अलग नंबर से मैसेज करता था, वैसे वाली फोटो और वीडियो भेजता था। सर, वैसे वाले फोटो और वीडियो डिलीट करने का 20 लाख मांग रहा था। पायल ने किसी तरह से उसे 2 लाख में मनाया और आज वही मामला खत्म करने वहां गई थी। उसने पायल को गुलमोहर जंक्शन के एक पुराने बंगले में बुलाया था अकेले में। मैंने पायल को कहा कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा ताकि उसे शक ना हो। मैं पायल का इंतजार करने लगा। 20 मिनट हुए, पायल बाहर ही नहीं आई, तो मैं अंदर चला गया तो पायल खुद से लथपथ। क्राइम सीन की लोकेशन याद है? हाँ सर। सर, यही हो जगह। पायल यही गिरी थी। हाँ साहब, मैंने भी पहली बार यहीं पर देखा था साहब। सावंत, फटाफट फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और आसपास अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, पीछे भी एक दरवाजा है। हाँ साहब, वहां से ही भागा होगा, नहीं तो मुझे जरूर दिखता। आओ सावंत। सर, मुझे तो लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ये सब इसी ने किया हुआ है। पुलिस स्टेशन लेके चलो इसे। आपको जितना पता था आपने सब कुछ लिख दिया ना? हाँ, पर ये नहीं लिखा ना कि आप ही ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया सर। पर मुझे पता है पायल के साथ किसने किया होगा। उसका पहला वाला बॉयफ्रेंड संजू, मतलब संजय प्रधान। सर, फोटो वीडियो उसी ने बनाए थे, उसने ही किया होगा सर। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। तुम्हें याद है ना आज हम डेट पे जाने वाले हैं? एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो शायद यहीं रुकना होगा आज पूरी रात, सो नॉट पॉसिबल, सॉरी। पर संजू, तुमने तो कहा था कि या आई नो बट नॉट पॉसिबल। पुलिस? यस सर। पायल मंत्री को जानते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बुरी हालत में है। उसका किसी ने रेप किया और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है। उसके पति राघव का कहना है कि ये सब तुमने किया। व्हाट? सर, मैं ये सब क्यों करूंगा सर? राघव कह रहा है कि तुम पायल को ब्लैकमेल कर रहे थे। खोटे बोलते हो सर, तो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। मेरा और पायल का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ। तब के बाद बस 1 हफ्ते पहले मैं उसे मिलने गया था, वो भी बस जब मुझे पता चला कि उसकी फादर की डेथ हुई है तो कंडोलेंस के लिए अपने लंच ब्रेक में चला गया था सर, बस दैट्स इट। तुम? हाय। एक्चुअली अंकल के डेथ के बारे में पता चला, इसलिए। आओ। तो जब तुम पायल से मिलने उसके घर गए तो उसका पति राघव वहां मौजूद था? मैंने अभी सुना अंकल के डेथ के बारे में। बीमार थे क्या? हाँ, बीमार थे। तो उसके पिता की मौत का बहाना बनाकर तुम उससे मिलने गए, बोल नहीं पाए उसे। ब्रेकअप होने के 6 महीने बाद तक वो फोटो और वीडियो तुमने सेव करके रखे, वो उसे भेजे और ब्लैकमेल करने लगे। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और मैं हैरान हूं कि पायल को भी यही लग रहा है कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं। और क्या सोचेगी? जो फोटोज और वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास हो सकते हैं, कोई दूसरा तो भेज नहीं सकता उसे। सर, एक्चुअली जिस दिन मैं पायल से मिलने गया उसी दिन मेरा फ़ोन खो गया और वो फोटोज़ और वीडियोज़ उसी फ़ोन में थे। और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना फ़ोन कहाँ भूला, पायल के घर भूल गया या फिर कहीं और, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वाह, स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है।
फोन खो गया तो उसकी पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, ये सही है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, मगर वो सिम मैंने उसी दिन डीएक्टिवेट किया सर, और वो नंबर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहो तो कंपनी से चेक करा सकते हो। और उसके बाद से मैं दूसरा नंबर यूज़ कर रहा हूँ सर। ये देखिए, ये देखो। सावंत, दोनों नंबर नोट कर लो, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना। एक्सक्यूज मी सर, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, दरअसल वो एक मिनट। हेलो, दरअसल उनका फोन गुम हो गया है, उसी के बारे में इंक्वायरी करने आए थे। आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? सर, उसका फोन गुम हो गया था, बस इतना ही मालूम है। आपका नाम क्या है? सुधा शर्मा। क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं सर। पायल के सर पर और बॉडी पर बहुत गहरी चोट लगी है। उससे भी बुरा और गहरा घाव उसके प्राइवेट पार्ट्स में पाया गया है। मतलब उसके साथ बहुत वायलेंटली रेप हुआ है? नहीं, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, पर किसी ने अननेचुरल तरीके अपनाए हैं। सलिए जैसी किसी चीज को जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया गया है। उस वक्त उसने जो दर्द सहा होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके सर पे कहाँ चोट लगी? लेफ्ट साइड में। यहाँ? जी। मतलब वार सामने से किया गया? हो सकता है कि उसने देखा होगा किसने उस पर वार किया। उसके साथ रेप नहीं हुआ है, सलिए जैसी चीज यूज हुई है। मतलब सीमेन के ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे। एक गलती है ये हर्षा। वो अनमोल अंतरंग पल जो दो लोगों के बीच होते हैं पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। पायल और संजू ने उसे भी कैमरे में कैद करना चाहा, और इसकी वजह बेशक जो हो, पर आज उसका भुगतान ये था कि पायल की जिंदगी, उसका भविष्य, यहाँ तक कि उसका पूरा वजूद खतरे में था। सावंत, इतना तो तय है कि जिसने भी ये क्राइम किया है पायल को सजा देना चाहता था या उससे बदला लेना चाहता था। सर, आपका मतलब है कि ब्लैकमेलर ने पायल को वहां पर सिर्फ मारने के लिए या बदला लेने के लिए बुलाया था? हमारे पास दो सस्पेक्ट्स हैं। पहला राघव, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरा सच नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि संजय अपना फोन पायल के घर पे भूल गया हो और वो फोन राघव के हाथ लग गया। राघव ने संजय और पायल की फोटोज और वीडियोस देखी और पायल को सजा देने का डिसीजन लिया। और संजय? हो सकता है कि संजय पायल को भुला नहीं पाया और इसलिए उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। उसने कई दिनों तक 10 नंबर वाले रोड के बंगले पे नजर रखी और जब पाया कि बंगला खाली है तो पायल को वहां बुलाया। सावंत, संजय और राघव दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और देखो संजय के मोबाइल की लोकेशन उस बंगले के आसपास है क्या। आप यहाँ? क्या आपको पता नहीं कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का आना अलाउड है? देखिए, पायल को अभी तक होश नहीं आया है। जैसे उसको होश आएगा सबसे पहले पुलिस उसका बयान लेगी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। मेरी बच्ची मेरी पायल कैसी है? मुझे ले चल बेटा, मुझे ले चल। माँ जी, आप शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। डॉक्टर ने कहा है कि अभी मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? आप पहले शांत बैठिए, बैठिए यहाँ आराम से। क्या लिखा है मैसेज में? Be aware, your wife is meeting her lover again. क्या लगता है आपको, ऐसे मैसेजेस कौन भेज सकता है? पता नहीं सर, पर इस नंबर पे मैंने फोन किया था पर किसी ने फोन उठाया नहीं। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर। सावंत, जरा तुम लगा के देखो ना, शायद उठा ले।
हेलो, वैशाली तांबे मैडम आहेत का? उनका एक पार्सल है, जरा अर्जेंटली देने का है। मैं वैशाली नहीं हूँ। तो आप क्यों बोल रहे हो? वैशाली मैडम को दो, वो घर पे है ना? तुम पागल हो क्या? लैंडलाइन नहीं, तुमने मोबाइल पे फोन किया है। और ये किसी वैशाली का नंबर नहीं है, बल्कि सुधा शर्मा मेरा नंबर है, समझे? सर ये तो वही सुधा शर्मा है, संजय के ऑफिस वाली। सर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उस दिन आप बहुत सवाल पूछ रही थी, तो हमने सोचा हम भी कुछ आपसे पूछ ही लेते। ये फोटो राघव को आपने भेजी थी? हाँ। क्यों? सर वो संजू ने पायल के साथ ब्रेकअप कर दिया था और फिर अचानक से उन लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। आज तुम्हें कैंटीन से खाने की जरूरत नहीं है, मैं घर से हम दोनों के लिए लंच बना के लेकर आई हूँ। चलो खाना खाते हैं। एक्चुअली सुधा तुम खा लेना, क्योंकि मैं पायल से मिलने जा रहा हूँ। पायल, तुम फिर से उसके चक्कर में पड़ गए ना? वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है संजू, उसकी शादी हो चुकी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है सुधा। देखो, पायल के फादर की डेथ हुई है, कंडोलेंस के लिए जा रहा हूँ मैं बस, प्लीज। सर मुझे लगा कि एक बार की बात होगी, हमदर्दी जताने जा रहा होगा, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। सर मैं समझ गई कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। तो पता चला वो दोनों वहां क्या करने गए थे? पता क्या करना है सर, दोनों पुराने आशिक हैं, ढूंढ रहे होंगे कोई सुनसान जगह। और इसी बात की जलन हो रही थी तुम्हें, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं संजू से प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बहुत सालों से। अब उसे तो मैं रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने राघव को वो फोटोग्राफ्स भेजे, ताकि वो अपनी बीवी पर कुछ तो लगाम लगाए। तुम्हें पायल पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो संजय से तो क्या, अपने आप से भी नहीं मिल पा रही है। किसी ने पायल पर जानलेवा हमला कर दिया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कितने फोटो खींचे संजय और पायल के? 25 के करीब खींचे होंगे। हमें वो सारे फोटोग्राफ्स चाहिए। ओके। लगता है दोनों टेंशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे, एक मिनट वापस जाओ, जूम करो। सर ये तो राघव है, मतलब वो जानता था कि पायल संजय के साथ है और वो उसका पीछा कर रहा था, और यही फोटो हमें दिखा के वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई नया खुलासा हुआ हो। सावन नया खुलासा ये अब करेगा। गड़बड़ हो गई, बहुत बुरी हालत में हो। होश कब तक आएगा? पता नहीं। जैसी होश आए मुझे फोन करना, बहुत जरूरी बात करनी है, भूलना मत। सर आप क्या कर रहे हैं? ये देख। सर मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ। अपनी बीवी पे तूने हमला किया और हमें गुमराह करने के लिए संजय का नाम ले रखा। सर मेरी बात तो सुनिए ना सर। सुनो। 3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी, तब से मैं सोच रहा था कि पायल जैसी खूबसूरत होनहार लड़की मेरे जैसे आदमी से तुरंत शादी के लिए तैयार होगी, और कुछ दिन बाद मेरे हाथ मेडिकल की फाइल लगी।
ये? हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। किसका बच्चा था वो? बोलो, किसका बच्चा था? ये सच है कि शादी से पहले मेरे ऑफिस कलीग संजय के साथ मेरा अफेयर था। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि संजय अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैंने अबॉर्शन करा दिया। सोसाइटी को अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। फिर आपका रिश्ता आया। मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। प्लीज राघव, मुझे समझने की कोशिश। अब समझ में आया। तेरी जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की ने मेरे जैसे आदमी में ऐसा क्या देखा? अच्छा, तो अपनी बीवी की एबॉर्शन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तुझे दुख, गुस्सा कुछ नहीं हुआ? बहुत गरीब बेचारा आदमी बन रहा तू। हालात के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था सर, पर पायल सुधरी ही नहीं। सर, मैंने देखा कि वो फोन पे हमेशा लगी रहती थी। काय झालं? इतनी परेशान क्यों? और ऐसा क्या है फोन में जो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती? नहीं, वो पता नहीं, आजकल बहुत ब्लैंक कॉल्स आने लगे हैं, वही देख रही थी। अच्छा, दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं, मैं देख लूंगी, मैं देखती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि पायल फिर से संजू से नाता जोड़ रही है। उस दिन पायल घर पे थी, तब संजू घर आया। तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और उसी शाम से लगातार फोन और मैसेज आने लगे। तब मैंने ठान ली कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। जब दूसरे दिन वो दोपहर में निकल गई तो मैं उसके पीछे चला गया। वो पायल पहले संजू के ऑफिस गई और फिर एक सुनसान जगह गई। जब वो वापस घर आई तो मैंने उसे बताया कि मैंने उसे संजू के साथ घूमते देखा था। तब वो रोने लगी और उसने मान लिया कि वो संजू से मिली थी। पर क्या? संजू और मेरा जब अफेयर था तो हमने अपने कुछ वीडियोस बनाए थे और कुछ बोल्ड फोटोज भी लिए थे। और आज वही फोटोज और वीडियोस भेजकर मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि अगर 20 लाख नहीं दिए तो वो फोटोज और वीडियोस वायरल कर देगा। मैं संजू के यहाँ भी गई ये कहने की वो एक घटिया हरकत छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि उसका मोबाइल खो गया है। जब ब्लैकमेलर ने मुझे बुलाया तो मैं संजय को लेकर गई थी, लेकिन ब्लैकमेलर नहीं आया। तब मुझे यकीन हुआ कि ये ब्लैकमेलिंग संजय खुद कर रहा है। उसने खुद मुझे वो फोटोज और वीडियोस भेजे। राघव, मैंने शादी से पहले का सच आपसे छुपाया था, पर अब सब सच कह रही हूँ। राघव, प्लीज मेरा यकीन करो। प्लीज मेरी हेल्प करो राघव, प्लीज मेरी हेल्प करो। जो था वो मैंने बोल दिया। सर, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। सर मुझे क्यों? सर मैंने सब कुछ बता दिया है सर आपको। सब कुछ बता दिया है ना? ये क्या है? सर ये फोटोज? सर बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं पायल के घर गया था ना, उसके अगले दिन तुमने कसम खाई थी कि तुम वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दोगे, और तुमने ऐसा नहीं किया। और आज उसी के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पायल, मैंने तुम्हें कहा कि मेरा फोन खो गया है। शायद किसी ने चुरा लिया होगा। 1 मिनट टाइम दिखाओ मुझे, कितने बजे तुम्हें फोटोज वीडियोज आए, दिखाओ मुझे। इसके 1 घंटे बाद जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि मेरा फोन खो गया है, मैंने अपना सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया। शायद जिस किसी ने मेरा फोन चुराया था उसी ने तुम्हें ये फोटोज वीडियोज भेजे होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो।
ये सब तुमने अलग अलग नंबर से मुझे भेजा है ना? और वो मैसेज कि मंदिर के पीछे आके मिलो, वो भी तुमने ही मुझे भेजा था क्योंकि तुम ब्लैकमेलर हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में आके ही पकड़ लूंगी। पायल, मैंने कोई मैसेज या फिर वीडियोस नहीं सेंड किए तुम्हें। और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं प्रूफ करूं तो ठीक है, तुम्हें जहां बुलाया है ना वहां मैं भी आऊंगा। उस आदमी को देख के तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो चलो। क्या यही बुलाया था तुम्हें? हाँ। तुम एक काम करो, मैं यही रुकता हूं, जाके देख के आओ। क्या हुआ, कोई आए नहीं क्या? 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। और आएगा भी कैसे, क्योंकि वो मैसेज तुमने मुझे किया था। मैंने कुछ नहीं किया पायल। मैं सब जानती हूँ संजू, वो फोटोज और वीडियोस तुमने मुझे भेजे हैं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी फोटो या वीडियो तुमने मुझे भेजा ना, मैं सीधे पुलिस के पास चली जाऊंगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया पायल। सच ये उसी जगह के फोटो है जहां पर हम गए थे। हमने वहां पे 15 मिनट वेट किया, लेकिन वहां पे कोई आया ही नहीं सर। आता कैसे? तू खुद तो वहां था। पायल ने तेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, और पता नहीं पायल को भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं ही ब्लैकमेलर हूँ, और वो मुझे पर शक कर रही थी सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और वो फोटोज़ और वीडियो सब उसी फ़ोन में थे सर। बैकअप नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो फोटोज और वीडियोस कहीं तो सेव करके रखे होंगे तूने। सर मेरे पास कोई फोटोज और वीडियोस नहीं है सर। इसका मोबाइल लैपटॉप सब सीज करो और बिठा के रखो जब तक सच सामने नहीं आता। अरे सर मैंने कहा ना सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर पायल को मारने का मोटिव राघव और संजय इन दोनों के पास है, लेकिन इस तरह से इतना घाणेरडे कृत्य वो क्यों? सवन, क्योंकि दोनों के मोटिव में बदला छुपा हुआ था। सर अब तो ये पायल ही बता सकती है कि वो घिनौनी हरकत किसने की। बंटी, पायल अभी भी होश में नहीं आई है। जीजाजी मैं दीदी से नहीं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? इस पे साइन कीजिए। इसमें क्या है? ये मेरे बाप की जिंदगी की जमा पूंजी है जिसका हक दीदी के पास है। अब वो डिसाइड करती कि मैं और मेरी माँ पैसे कैसे खर्च करें। मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए और दीदी की हालत आपको पता है, मरना जीना सब बराबर है। अब बचे आप उसके नॉमिनी, फटाफट साइन करो ताकि मुझे पैसा मिल जाए। भूल जा साइन को, निकल। भड़कने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। 20 लाख की जरूरत है मुझे। साइन करो, आके लेके जाऊंगा पेपर्स। बंटी! सर संजय के दूसरे मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन पायल पर हमला हुआ उस दिन संजय ऑफिस में ही था। सावंत, ये भी तो हो सकता है कि ये लोकेशन सिर्फ उसके फोन की हो, वो कोई तीसरा ही नंबर लेकर पायल से मिलने गया हो, क्योंकि पायल को जितने भी कॉल्स और मैसेजेस आए एक नहीं बल्कि मल्टीपल नंबर से आए। सर सोशल मीडिया पर पायल को जो ब्लैकमेलर मैसेज कर रहा था उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एमजी रोड के साइबर कैफे का है। हमने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की। मैसेज की टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज मैच करने के बाद ये पता चला है कि एक लड़का वो उस टाइम वो कंप्यूटर यूज कर रहा था। ये रही उसकी फुटेज। कैप से चेहरा ढका हुआ है, नजर नहीं आ रहा। इसका नाम और एड्रेस चेक किया था? जी सर, सलमान शेख के नाम से एंट्री है, लेकिन नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है सर। साइबर कैफे पे नजर रखो, हो सकता है दूसरी बार आएगा ये। जी सर। सर, राघव मंत्री आपसे मिलना चाहता है, बोल रहा है कुछ अर्जेंट काम है आपसे। भेजो। क्या हुआ? ये पेपर्स बंटी ने दिए। बंटी मतलब पायल का भाई। पायल के फादर के मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था उसमें उसको हिस्सा चाहिए। कुछ दिन पहले इस पैसे के मामले में हमें धमकी देके गया था। भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। बड़ी हो ना इसलिए तुम्हें नॉमिनी बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा तुम्हारा है। तेरी हरकतें देख कर ही उन्होंने ऐसा किया है,
और ये पैसा तेरे जुए में उड़ाने के लिए नहीं है, समझा? जुआ खेलू, पैसे को आग लगा दूं, उससे तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं बता रहा हूँ। क्या करना रईस? क्या करना रईस? तू यहाँ गुंडागर्दी दिखाएगा? हाँ, तुमको जो सोचना है सोच लो, मैं अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो। तुझे पोकल धमके ना दूसरे न दे। जितनी बात होनी थी ना हो गई। पहले अंदर चलो। ये बंटी काम क्या करता है? कुछ नहीं सर, सट्टा खेलता रहता है। और जो आपके घर पे आया था, कब की बात है? हाँ, उसी दिन की बात है जब संजू पायल को मिलने आया था, और संजू जाने के बाद वो आ गया। कितना पैसा मांग रहा है? 20 लाख। सर 20 लाख? ब्लैकमेलर ने भी 20 लाख की डिमांड की थी। मतलब बंटी? हो सकता है सर, उस दिन बंटी पायल को मिलने के लिए आया था, और हो सकता है कि संजय का मोबाइल उसके हाथ लग गया हो। सर उस मोबाइल में जो फोटो थे उसके जरिए बंटी ने 20 लाख की डिमांड की, और जब उसे नहीं मिले तो उसने पैसे पाने के लिए दूसरा तरीका अपना लिया। उड़ा लो उसको। मैं क्या मदद करूंगा? अब यही बोलेगा कि तू उसे ब्लैकमेल नहीं करता था? ये कैप, ये वही कैप है जो पहन के तू साइबर कैफे जाया करता था? सर मैं तो कभी साइबर कैफे गया ही नहीं सर। और सर कैब भी मैं अभी अभी पहनना शुरू किया। वो सर सट्टेबाज वाले फोन करके धमकी देते सर, अगर 20 लाख रुपए नहीं दूंगा तो मार डालेंगे सर। जिस दिन पायल पे हमला हुआ, तेरा फोन क्यों बंद था? सर वो तो गुंडों के चक्कर में सर मैं ज्यादातर ऑफ ही रखता हूँ सर। पायल ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसकी ये हालत कर दी। बड़ा यकीन है ना तुझे कि बचेगी नहीं वो? सर वो मेरी बहन है सर, मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ सर? ब्लैकमेलर ने 20 लाख रुपए मांगे थे, तुझे भी 20 लाख चाहिए थे सर, मुझे 20 लाख ही चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन का ये हाल करूंगा। और आपको मारना ना सर मार दो, फांसी पे चढ़ाना चढ़ा दो सर। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ सर, 20 लाख रुपए नहीं दूंगा वो लोग मार देंगे, मेरी मौत पक्की है सर। कदम अंदर डालो इसको। सर 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 सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर डॉक्टर, 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 पायल को शायद होश आ रहा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कम, आप लोग यहीं रुकिए, आपको बोलो। डॉक्टर क्या हुआ? मेरे बेटे का होश तो आ गया ना? नहीं, पायल को अभी तक होश नहीं आया, बल्कि ये बुरा साइन है। बॉडी का कुछ रिएक्शन था। कोमाटोस स्टेज के जो पेशेंट होते हैं अक्सर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो जिंदा है। कोमाटोस का मतलब? आपको कैसे समझाए? ये समझ लो कि पायल कोमा में जा रही है। सिस्टर, पायल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अगर संजय वाकई में अपना फोन पायल के घर पे भूल गया था, तो वो फोन या तो राघव को मिल सकता है या बंटी को। राघव को शादी से पहले बोले गए झूठ को लेकर गुस्सा था, और बंटी को पैसों की जरूरत, जिसकी वजह से ये दोनों पायल से बदला ले सकते हैं। सर ये भी हो सकता है कि ना ही फोन छूटा हो और ना ही फोन चोरी हुआ हो, बल्कि खुद संजय ने अपने किसी दोस्त को वो फोन दिया और उसके ही जरिए पायल से बदला लिया हो। दोस्त मतलब सुधा? हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है सावंत के राघव और बंटी एक दूसरे से मिले हुए हों। हेलो,
ओह, ओके। हॉस्पिटल से फोन था। डॉक्टर का कहना है कि पायल कोमा में चली गई है और कोमा से बाहर आने के उसके चांसेस बहुत स्लिम है। मतलब शायद ही वो हमें कभी बता पाएगी कि उसके साथ ये सब किसने किया। आइए सर, इनका फोन कल जयानगर से चोरी हुआ है। हमने कंप्लेंट तो ले ली है सर, लेकिन इनको आपसे मिलना था। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? साहब मेरा नाम विठल खड़से साहब, प्लीज मेरा मोबाइल खोज दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। उसमें कुछ जरूरी फोटो है। ऐसी क्या जरूरी फोटो है? साहब मेरी 11 साल की बेटी थी, उसकी बीमारी की वजह से मौत हुई। उसी की कुछ तस्वीरें और आखिरी यादें थी जो हॉस्पिटल में ली थी। मुझे मोबाइल नहीं मिला तो भी चलेगा साहब, बस मुझे वो फोटो दिला दीजिए साहब। कहाँ से चोरी हुआ आपका मोबाइल? वो कल मैं जयनगर से आ रहा था तो किसी ने मुझे इशारे से बता दिया कि तुम्हारा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है। गाड़ी से नीचे उतर के देखा तो टायर ठीक था साहब। वापस मैं गाड़ी में आके बैठा तो डैशबोर्ड से मेरा मोबाइल गायब। सर जयनगर से फोन चोरी के ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इनका पूरा का पूरा गैंग है सर, जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाते और फिर फोन चोरी करते। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए। सावंत, संजय को इंट्रोगेशन में लो। ओके सर। सर मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। रोना गाना बंद कर, बैठ जा। मुझे ये बता, जिस दिन तेरा फोन चोरी हुआ उस दिन कुछ हुआ था? जी याद नहीं आ रहा है सर मुझे। ठीक से याद करके देख। जयानगर की तरफ गया था? जयानगर सर, जयानगर से तो मैं हर रोज निकलता हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ था सर। हाँ सर, जब मैं उस दिन पायल के घर से वापस आ रहा था ना, तब वहाँ किसी का झगड़ा चल रहा था सर। तो तेरा फोन बाजू की सीट पे रखा हुआ था? फोन, हाँ मैंने अपने कार के बाजू के सीट में रखा था। कार की दोनों विंडोज खुली थी सर। इसका मतलब मेरा फोन वहीं से चोरी हो गया सर। दो लड़कों की शक्ल याद है जिनका झगड़ा चल रहा था? नहीं सर। सावंत, जयानगर और उसके आसपास के एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड पे लो। उनको पूछो वो किसी फोन चुराने वाले गैंग को जानते हैं। ओके सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। सर, इन 5 मोबाइल फोन के IMEI नंबर पायल को जो मैसेज आ रहे थे उन फोन से मैच हो रहे हैं। चोरी के फोन खरीदना और बेचने का काम करता है तू? तुझे पता है ना ये क्राइम है? साहब धंधा ही है मेरा, लोगों को फ़ोन बदलना अच्छा लगता है। अब उसमें कभी कभी चोरी का भी आ जाता है। अभी साहब कैसे पता चलेगा कौन सा चोरी का और कौन सा नहीं? पर हाँ, हर 2 दिन में एक आदमी आता है, मुझे लगता है वो चोरी का माल बेचता है। क्या नाम है उसका? साहब नाम तो नहीं मालूम, पर अब क्यों आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नंबर लिख। हाँ साहब। क्या रफीक भाई बे, काम कब करेगा? हाँ हाँ चल ठीक है, मोबाइल बेचने का। ऐसा क्या देख रहे हैं, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं तो मोबाइल चेक कर रहा था। हाँ अच्छा, इसका 5000 मिलेगा। हाँ चलेगा, निकाल पैसा। रुक लाता हूँ। हाँ साहब, मैंने जो आदमी के बारे में बोला था ना, वो आया फ़ोन बेचने। रफीक नाम है उसका। अभी 3000 ही है, बाकी का 2000 2 मिनट में अरेंज करके देता हूँ। चलेगा, लेकिन जल्दी कर भाई। हाँ जल्दी हो जाएगा। चलना भाई, कितना टाइम लगेगा, लेट हो रहे हैं। हाँ बस 2 मिनट।
अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, ये ले तेरा पैसा ले, मोबाइल दे वापस। अरे 2 मिनट रुक। नहीं मेरे को निकलने का, मोबाइल दे। अरे भाई सुन तो सही है। नहीं चाहिए यार, बहुत लेट हो रहा है, तू ला मोबाइल ला। साहब वो अभी निकला। वोरा साहब। ठीक है, आई तू जरा जाऊन येतो। या सर, संजय के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वो घर पर ही था, लेकिन राघव की मोबाइल लोकेशन बस अड्डे के आसपास दिखा रही है। अब कोई नाटक मत करना, हम सब जानते हैं पहले पायल पे हमला और अब रफीक का मर्डर। कल रात बस अड्डे क्या करने गया था? सर, पायल की मां का वापसी का टिकट बुक करने गया था। ये देखिए। बहुत स्मार्ट आदमी है, टिकट बुक करने के बहाने मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं टिकट बुक करने गया था। भाई ये मोबाइल बेचना था। नहीं मतलब कितना मिलेगा इसका? ये राघव झूठ बोल रहा है। सर, मोबाइल वाले का फोन। साहब कल रफीक के हाथ में जो फोन था वही फोन लेकर एक आदमी आज इधर आया था। साहब मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की ताकि आपको इत्तला कर दूं, पर वो जल्दी में था, बाइक लेकर निकल गया। साहब मैंने उसकी बाइक का फोटो खींचकर आपको सेंड कर दिया है, उसमें आपको उसकी बाइक का नंबर मिल जाएगा। सावंत, इस नंबर को हर चेक नाके पे, हर टोल नाके पे सर्कुलेट कर दो। पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो, मुझे बाइक वाला किसी भी हाल में चाहिए। वो रिंग रोड की तरफ बढ़ा है। हाँ मैं उसे चेस कर रहा हूँ सर। हाँ नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? शौकत साहब, पूना का रहने वाला, बचपन से बहुत गरीबी देखी है साहब। हुनर के नाम पर सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता था साहब। इतनी महंगाई में घर नहीं चलता साहब। मेरे को बहुत जल्दी पैसा कमाने का था साहब, इसलिए अपने दोस्त रफीक के साथ मिलकर मैं लोगों का ध्यान भटका कर उनके मोबाइल उड़ाता था। मैं लॉक खोलकर डाटा क्लीन कर कर मोबाइल बेच देता था साहब। लेकिन साहब उस दिन जो मोबाइल हम लोगों ने उड़ाया था उसका लॉक खोला तो साहब मेरा दिमाग खराब हो गया देख के। उसमें लड़के और लड़की की वैसी फोटो और वीडियोस थी। मैं सिर्फ मजे लेना चाहता था साहब। ब्लैकमेल तो सिर्फ उसको बुलाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसको गुलमोहर रोड वाले बंगले पर बुलाया। बेहोश करने के लिए उसके सर पर रॉड मारी साहब, ताकि वो चीखे चिल्लाए नहीं। साहब दर्द और गुस्से में मैं पागल हो रहा था, तभी डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ रेप नहीं करूंगा, उससे भी बुरा करूंगा। पायल,
रफीक को क्यों मारा? वो सब जानता था साहब कि मैंने क्या क्या कांड किया, और आप लोग भी उसको ढूंढ रहे थे साहब। मैं जानता था कि आप लोग पकड़ लोगे और वो सब बक देगा, इसलिए सब उसको पैसे का लालच देकर बस स्टैंड के पीछे बुलाया। रफीक भाई, मेरे को जाने का है, पैसा लाया ना भाई, पैसा मेरे को रफीक को तो तूने मार दिया, लेकिन उसके मोबाइल ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। शौकत को उसके किए की सजा बेशक मिल जाए, पर पायल ने जो खोया है वो वापस मिलना नामुमकिन है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोमा से कभी बाहर आएगी भी या नहीं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।